और आपसे जुड़ी और ये है कोरोना, क्योंकि रफ्तार बेकाबू होती जा रही है और डराने भी लगे हैं आंकड़े। पहली बार 1 लाख के पार पहुंच गए हैं। कोरोना काल में पहली बार ऐसा हुआ है कि 24 घंटे में कोरोना के नए मामले 1 लाख से ज्यादा हो गए हैं और महाराष्ट्र में एक दिन में 57,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। इनमें सिर्फ अगर मुंबई की बात कर ली जाए तो रिकॉर्ड 11,000 से ज्यादा केस। तो महाराष्ट्र के कोरोना के बढ़ते मामले डरा रहे हैं और इसी को देखते हुए अब सरकार ने अब मिनी लॉकडाउन का फैसला किया है। अब वीकेंड पर महाराष्ट्र में संपूर्ण बंदी रहेगी, जबकि बाकी दिन में नाइट कर्फ्यू के साथ दिन के वक्त धारा 144 रहेगी। बाजार बंद, जरूरी सामान की दुकानें ही खुलेंगी, थिएटर बंद, क्लब बंद, पार्क में कोई नहीं जा सकेगा। तो देश में कोरोना के नए मामले 1 लाख पार, ये लगातार बढ़ते आंकड़े डरा भी रहे। देखिए महाराष्ट्र सबसे ऊपर 57,000 से ज्यादा, फिर कर्नाटक का नंबर आता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश और दिल्ली चौथे नंबर पर है, पंजाब 5वें नंबर पर, गुजरात और फिर राजस्थान। लगातार मामले बढ़ते जा रहे। देश में पिछले 24 घंटे का आंकड़ा अगर देखें तो 1 लाख केस देश में, तो वापस से ये आंकड़ा डराने लगा है। और इसीलिए खास तौर पर क्योंकि महाराष्ट्र में, अकेले महाराष्ट्र में, और इस 1 लाख में से 57,000 के करीब महाराष्ट्र में सामने आ रही, इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने अब फैसला लिया है कि अब सख्ती बरती जाएगी। बार बार चेतावनियां देने के बाद अब उद्धव सरकार का फैसला कि सख्ती होगी। पुणे में खासतौर पर जहां पर मामले लगातार बढ़ रहे हैं, मुंबई का हाल भी बिल्कुल वैसा है। तो ये हाल, ये तस्वीरें हम आपको मुंबई की दिखा रहे हैं, लेकिन दिल्ली का हाल भी इससे कम नहीं है। सुशांत मेरे साथ मौजूद है। सुशांत, सख्ती और बढ़ते आंकड़े, ये क्या लोगों में किसी तरह का खौफ या डर पैदा कर रहा है? लोगों को समझ आ रहा है कि मास्क कितना जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग बनानी है या नहीं बनानी? देखिए, जाहिर सी बात है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं कि 1 लाख का आंकड़ा जो है वो पार कर गया है। एक दिन में 1 लाख के मामले। इससे पहले 16 सितंबर 2020 को 97,000 मामले एक दिन में आए थे। अब 1 लाख मामले एक दिन के अंदर आ रहे हैं। दिल्ली की अगर स्थिति की बात करें तो 4,000 केसेस जो है वो कल के अंदर आए हैं। 21 लोगों की मौत हुई है। लेकिन लोगों में जो डर होना चाहिए, मास्क की सावधानी होनी चाहिए। सीपी के अंदर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर भी अगर कल रात की स्थिति अगर हम समझे तो यहाँ पर लोग बिगर मास्क के जो है वो घूमते हुए नजर आ रहे। लोगों में किसी तरीके का डर नहीं है प्रशासन का और कोरोना को लेकर के खास तौर पर, क्योंकि कोरोना के जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सेकंड वेव जो है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और ऐसे में अगर इसी तरीके की स्थिति रही और लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो जो हालात पिछले साल दिवाली के दौरान नजर आ रहे थे, दिल्ली के अंदर कई सारे मामले 6,000 7,000 मामले पर डे के आसपास आ रहे थे, वो आंकड़े भी जो है वो इस महीने आ सकते हैं। यानी आंकड़ा जो है वो 1 लाख के पार भी जा सकता है पर डे ऑल ओवर इंडिया। क्योंकि मुंबई की अगर बात करें 57,000 मामले एक दिन के अंदर आ रहे हैं। ये स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है और लोगों में डर होने की जरूरत है। बिल्कुल, और ये आंकड़ा इसलिए भी ज्यादा डराता है क्योंकि देखिए, अगर जैसे सुशांत भी बता रहे थे, अगर हम इसको पिछले साल से कंपेयर करें जब लगातार मामले बढ़ रहे थे तब वैक्सीनेशन नहीं था, लेकिन अब लगातार लोगों को कोरोना का इंजेक्शन भी लग रहा है, बावजूद इसके इस तरह के मामले। लापरवाही सबसे बड़ी वजह देखी जा रही। तो महाराष्ट्र का जिक्र करेंगे जिसमें कोरोना का विस्फोट हुआ है और 24 घंटे की अगर बात करें तो 57,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि 22 लोगों ने 24 घंटे के अंदर अंदर कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। मुंबई हो, पुणे हो, नागपुर हो, हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और बिगड़ते हालातों पर काबू पाने के लिए अब राज्य सरकार ने सख्ती की है। जिसका डर था वही हुआ। महाराष्ट्र एक बार फिर कोरोना महामारी की भयानक चपेट में है। जिस तेजी से कोरोना महामारी ने दोबारा महाराष्ट्र में पांव पसारा है, वो दिलों में दहशत भरने वाला है। सबसे पहले आंकड़े देखिए। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 57,074 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 222 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के 3 बड़े शहरों की भी स्थिति देख लीजिए। नागपुर में 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। 62 लोगों ने दम तोड़ दिया है। पुणे में 24 घंटे में 6,225 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 52 लोगों ने दम तोड़ दिया है। मुंबई में 24 घंटे में 11,163 नए पॉजिटिव मिले हैं, जबकि 25 लोगों ने दम तोड़ दिया है। इन आंकड़ों ने महाराष्ट्र की सरकार को हिलाकर रख दिया है। उद्धव ठाकरे ने कोरोना को लेकर बैठक की और बैठक के बाद जब वो सामने आए
तो महाराष्ट्र के लिए कोरोना से लड़ने के नए नियम 7 थे। महाराष्ट्र सरकार ने तय किया है कि आज रात 8 बजे से महाराष्ट्र में नई पाबंदियां लागू रहेंगी। शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। दिन में धारा 144 लागू रहेगी। रात 8 बजे से पार्क, बीच, सार्वजनिक स्थान बंद रहेंगे। राशन, दवा, सब्जी छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। 30 अप्रैल तक सिर्फ जरूरी सेवाओं की दुकानें खुलेंगी। ऑटो में सिर्फ 3 लोगों को इजाजत रहेगी। बस, ट्रेन में खड़े होकर यात्रा नहीं होगी। सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 50% स्टाफ होगा। सैलून, थिएटर, क्लब, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों में लोगों को जाने की मनाही। होटल, रेस्टोरेंट में जाकर खाने की मनाही। कोरोनाच्या संसर्गाला लॉकडाऊन हा पर्याय नाही। आम्ही लॉकडाऊनला जोरदार विरोध करू। लॉकडाऊन लावायचं असेल तर आधी रोजगाराचे पैसे 5,000 रुपये का काय ते थेट खात्यात जमा करा। एका उद्योगपतीने सांगितले की लॉकडाऊन लावण्याच्या ऐवजी आरोग्य सुविधा वाढवा। की हे जे काही आपल्याला सल्ले देत आहेत त्यांना मी सांगू इच्छितो हात जोडून, रोज मला किमान 50 डॉक्टर्स, नर्सेस, आरोग्य कर्मचारी यांचा महाराष्ट्रभर पुरवठा होईल अशी काहीतरी सोय करा। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने इस महामारी से लड़ने के लिए विपक्ष से भी मदद मांगी है। उन्होंने विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखी है, जिसके जवाब में पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि वो कोविड से लड़ने के लिए हर संभव मदद देने को तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी और हमारे कार्यकर्ता भी सरकार को इसमें सहकार्य करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमने अपील की है कि बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के ड्राइव में वो मदद करें। मेरा मानना बहुत साफ है, जब मुख्यमंत्री हमको फोन करके अपील करते हैं कि आपने हमको मदद करनी चाहिए और हम राजनीति से ऊपर उठकर मदद करते हैं, तो अपने फेलियर्स के लिए हर समय राजनीति करना और केंद्र सरकार की तरफ उंगली निर्देश करना, ये भी इस महाआघाड़ी के नेताओं ने बंद करना चाहिए। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। स्थिति कितनी भयानक हो रही है उसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि पुणे में होटल एसोसिएशन ने कहा है कि करीब 50% प्रवासी मजदूर होटल बंद होने के चलते वापस अपने घर लौटने की सोच रहे हैं। पिछले बरस यही वो महीना था जब कोविड ने लोगों की जिंदगी तहस नहस कर दी थी। एक बार फिर संकट बड़ा है। जरूरी यही होगा कि नियमों की अनदेखी ना करें, क्योंकि जान है तो जहान है। मुंबई से साहिल जोशी और मुस्तफा शेख के साथ पंकज खेलकर, पुणे आज तक। और अब बात बंगाल चुनावों की कर लेते हैं, क्योंकि कल तीसरे चरण का मतदान होना है, लेकिन इस मतदान से पहले सियासी तल्खियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। तीसरे फेज से पहले एक और मुद्दा तेजी से उछल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीदी और दीदी वाले बयान को टीएमसी ने बंगाल की महिला सम्मान से जोड़ दिया। अब सवाल उठाए जा रहे हैं, रैलियों में प्रधानमंत्री का दीदी कहकर तंज करना अपमानजनक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अंदाज, तंज के साथ दीदी बोलने की शैली। दीदी, ओ दीदी। बंगाल की चुनावी रैलियों में पीएम के ममता पर व्यंग के इस अंदाज में दीदी बोलना समर्थकों को बहुत भाता है। बार बार, हर बार, लगभग हर रैली में पीएम ममता बनर्जी को ऐसे ही पुकारते हैं। दीदी बोलते ही भीड़ भी मानो उछल पड़ती है। कांथी की रैली में पीएम ने खुद ही बता दिया था कि वो बार बार दीदी कहकर ममता को क्यों पुकारते हैं। तो मैं दीदी चाचे आशोल परिवर्तन अच्छे। ओ दीदी, जब जरूरत होती है तब तो दीदी दिखती नहीं है। लोकेरा आपना के दौड़जा देखा बे। दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, ये तृणमूल के पाप का घड़ा भर चुका है।
ये तस्वीर दीदी आप सुनती भी नहीं हो, अगर देख सकती हो तो देख लो। टीएमसीआर का खेला शेष हो गए। 2 मई को पश्चिम बंगाल दीदी को द्वार दिखाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री के दीदी बोलने का यह स्टाइल टीएमसी को बिल्कुल रास नहीं आया। पार्टी के नेता भड़क गए। कोलकाता में महिला नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री की शैली की नकल उतारी और समझाया कि आखिर क्यों पीएम की यह शैली गलत है। আমার পাশে শশীদি বসে আছেন, আমি ওনাকে বলছি বা কোথাও গিয়ে বললাম, শশীদি আপনি কেন এটা করেননি? ঠিক আছে, এবার যদি আমি বলি শশীদি ও শশীদি আপনি কেন এটা করেননি, আপনার তো এটা করা উচিত হয়নি, ও শশীদি, আপনারা বলুন ডিফারেন্স আছে কিনা? टीएमसी ने आरोप लगाया प्रधानमंत्री महिला मुख्यमंत्री का अपमान कर रहे हैं, प्रदेश की महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के लिए जिस टोन का इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी उम्मीद प्रधानमंत्री से हरगिज नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, इस राज्य के मुख्यमंत्री जिसको सब बहुत स्नेह से दीदी बोलते हैं, उस दीदी शब्द को किस तरीके से जो है हम लोग बंगाली में बोलते हैं टोन मारना या टिटकरी मारना या कमेंट देना जिसको कहते हैं, और कहते हैं दोबारा मुझे कहने में भी शर्म होती है जिस तरीके से, जिस अंदाज में दीदी ओ दीदी, जिस तरीके से दीदी आप कहाँ हैं, दीदी आप सुन रहे हैं ना, ओ दीदी, इस शब्द को इस तरीके से प्रयोग करके दीदी का अपमान करना पश्चिम बंगाल की महिलाओं का अपमान है, देश के महिलाओं का अपमान है। दीदी वो शब्द है जो बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी की पहचान है। बंगाल में ममता दीदी के नाम से ही पुकारी जाती है, लेकिन जब पीएम मोदी उसी शब्द और सम्मान को व्यंग्य वाक्य में लपेटकर ममता बनर्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, ओ दीदी, तो टीएमसी को यह अपमान लगता है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इसे सड़क छाप भाषा कहा। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट किया, पीएम का ये टोन ममता के साथ बंगाल की महिलाओं का अपमान है। तो बीजेपी ने पलटवार किया, कहा टीएमसी अपना आपा खो चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने तो पूरी इज्जत के साथ बहन को आदर सूचक ढंग से ही कहा है, लेकिन टीएमसी अपना आपा खो बैठी है। TMC has lost the mental balance, और वह अपना आपा खोने के साथ साथ क्या इशू उठाना, क्या नहीं उठाना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, इसमें विवेक बहुत कम रह गया है। टीएमसी ने बंगाल अस्मिता को सबसे बड़ा चुनावी हथियार बना लिया है। दावा है कि बंगाल की संस्कृति को बीजेपी के नेता नहीं जानते, ना ही समझते हैं। बीजेपी बंगाल के बाहर के लोगों की पार्टी है। टीएमसी प्रधानमंत्री के दीदी बोलने के व्यंग को बंगाल की महिलाओं से जोड़कर इसी बंगाल अस्मिता के जरिए घेराबंदी कर रही है। ममता अपनी हर रैली में यही समझा रही हैं, बंगाल को बंगाली चलाएंगे, वही संभालेंगे जो बंगाल की संस्कृति से जुड़े हुए हैं। আমার বঙ্গভূমি, আমার রাজ্যভূমি, আমার বাংলা ভূমি, সেই বাংলাকে গুজরাটিরা দখল করতে চায়, সেই বাংলাকে বিহারের গুন্ডাদের দিয়ে দখল করতে চায় বিজেপি, উত্তরপ্রদেশের বহিরাগত গুন্ডাদের দিয়ে দখল করতে চায়। আমরা গুজরাটকে বাংলা চালাতে দেব না, বাংলা বাংলায় থাকবে, বাংলা বাংলায় থাকবে, বাংলা বাংলায় থাকবে। अलग बात है कि उन्होंने मेरे नाम के साथ बड़े अलंकार जोड़े हैं, और उस अलंकार के साथ भी मैं उनके प्रति आदर ही रखता हूं, क्योंकि बंगाल की संस्कृति तो हम जीते हैं, वो नहीं जीती हैं, क्योंकि ये बंगाल की संस्कृति नहीं है जैसे उन्होंने जिस तरीके की वो राजनीति कर रही हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अब कई बार लोग मैच हारने लगते हैं तो कोई ताली पीट देता है तो उससे लड़ने लग जाते हैं कि ताली क्यों पीट रहे हो, तो इसे ऐसा ही कुछ है। बीजेपी की बढ़ती ताकत से बेचैन ममता ने घरेलू और बाहरी का ऐसा दांव चल दिया है जिसकी काट बेहद मुश्किल है। अपनी पहचान, संस्कृति और अस्मिता को लेकर पश्चिम बंगाल के लोग बेहद सजग और संवेदनशील हैं।
वहीं बीजेपी बार बार बंगाल की जनता को ये याद दिला रही है कि उनकी पार्टी की स्थापना एक बंगाली यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। वैसे ये अपमान बनाम सम्मान की लड़ाई तीसरे चरण से किसे फायदा पहुंचाएगी और किसके हाथ हताशा लगेगी, ये तो 2 मई को ही पता चल पाएगा। सूर्याग्नि रॉय और अनुपम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात कोरोना की, क्योंकि आंकड़ा अब 1 लाख के पार चला गया और ये हाल तब है जब देश में वैक्सीनेशन का काम भी जोरों पर चल रहा है। और आपको बताएं पिछले 24 घंटे में 1 लाख पार कोरोना के मामले, और इसमें सबसे बड़ा आंकड़ा जो है वो महाराष्ट्र में सामने आ रहा है, जहां पर सख्ती लागू कर दी गई है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।